rest more. As me I wake up, now she did my mind don't walk. Day one, day two, one of you folk go us. Now so me I go long, so me we link go walk. Got my hand on your heart now, I can feel it race. If I leave, then you say you can never love again. Wanna give you. हाँ जी मित्रों, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? हाउ इज एवरीवन डूइंग? बता दीजिए मित्रों, जल्दी से बताइए, हाउ इज एवरीवन डूइंग? सुबह हो गई मामू मामू, अरे मामू, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो, घड़ी के कांटे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। ओ माय गॉड, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम वेलकम वेलकम। सब मजे में है सर, सब मजे में है सर। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। तो मित्रों, कल जो हमने ढेर सारी चीजें सीखी थी, आज हम वही कारवां कंटिन्यू करेंगे, कॉन्सेप्ट्स वाला। कल याद है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? हाँ सर। कौन से कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत हुई थी? असर्शंस को लेके। ओहो सर, ये असर्शंस क्या हैं? मैं अगर इन असर्शंस को अगर ध्यान से देखता हूं ना, तो मैं इनको ऐसा मानता हूं सर, ये है मैनेजमेंट के, ये है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के ऐसे लिखते, कई बच्चों को ना थोड़ा हिंदी में दिक्कत आती। मैनेजमेंट के दिल की बातें। क्या बात कर रहे हो सर? ये मैनेजमेंट की दिल की बातें हैं सर, दिल की बातें जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छुप के बैठी हैं, जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छुप के बैठी हैं। ठीक है? एंड ऑडिटर फिर इनको यूज वगैरह करता है। तो ये अगर मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो ये क्या है? मैनेजमेंट के दिल की बात है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छुप के बैठी है। अब देखो सर, स्टैंडर्ड कैसे कहता है, सारे बच्चे मेरे साथ लिख सकते हैं ये बात। असर्शंस आर नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन। इसकी डेफिनेशन सारे बच्चे लिखो मेरे साथ। असर्शंस आर नथिंग बट रिप्रेजेंटेशंस, रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट। अब सर ये कहां छुप के बैठी हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इस चीज को हम लिखते हैं एम्बॉडीड, एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनली सर दे आर यूज्ड बाय द ऑडिटर, कहीं ना कहीं ऑडिटर इनको यूज करता है। यूज्ड बाय द ऑडिटर। मुझे बताओ ऑडिटर का यूज क्या है? मुझे बताओ ऑडिटर किस चीज के लिए यूज करता है? सर ये जो असर्शंस हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छुपी हैं, ये ऑडिटर यूज करता है ताकि वो अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सके। ओ, तुम ये कह रहे हो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए लेता है? हाँ। और सर जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा तो उसको क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस मिलेगा। और ऑडिट एविडेंस से पता चलेगा मिस स्टेटमेंट है या नहीं। और ऑडिट एविडेंस से पता चलेगा मालिक यहां पे कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं। तो ये आपने एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। यूज्ड बाय द ऑडिटर फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, टू गेट द एविडेंस एंड टू चेक वेदर द मिस स्टेटमेंट्स आर देयर और नॉट। तो ये कहता है यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कंसीडर, ये सीधा सीधा लिख देता है टू कंसीडर पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स। कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं उनको पकड़ने के लिए हम असर्शंस को यूज करते हैं। तो यही बेसिक सी बात आपने ध्यान रखनी है। व्हाट इज अ असर्शन? सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, व्हाट इज अ असर्शन? सर ये मैनेजमेंट के दिल की बातें हैं। मैनेजमेंट के दिल की बातों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट। कहां छुपी हैं? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बॉडी में। कहां छुपी हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बॉडी में। इसको कैसे बोलते हैं? एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन यूज करेगा? ऑडिटर यूज करेगा। कौन यूज करेगा? ऑडिटर यूज करेगा। ये बेसिक बात आपने ध्यान में रख के चलनी है।
तो मैं आपको क्या बता रहा था सर, असर्शंस के बारे में बता रहा था। लास्ट बार एक बार जल्दी से पूरी डेफिनेशन गो थ्रू कराओ ना। रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट कहां छुप के बैठी हैं? एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन यूज करता है? ऑडिटर यूज करता है टू फाइंड पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। क्या तुमको पता है पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट कैसे आएगी? हाँ सर, जब आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, एविडेंस लोगे, तो पता चलेगा कि मिसस्टेटमेंट है या नहीं। इज द डेफिनेशन ऑफ असर्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से हमको ये बात समझ आती है। अब सर एक बात बताओ, ये जो असर्शंस हैं ये किसके लिए होती है? मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी चीजें हैं उनके लिए असर्शन है। आप बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है बैलेंस शीट। ओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और क्या आता है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है पीएनएल। और बताओ क्या आता है? नोट्स टू अकाउंट्स। और आते हैं हमारे नोट्स टू अकाउंट्स। आज से इन सबके नाम बदल रहा हूं, आज से मैं इन सबके नाम बदल रहा हूं। वैसे भी मैं यूपी में रहता हूं, मेरा काम है नाम बदलना। सर बैलेंस शीट वाले आइटम्स को क्या बोलते हो? इनको आज से मैं बोलूंगा अकाउंट बैलेंस। क्या ये नाम तुम सबको पसंद आया? हाँ सर, बहुत ही प्यारा नाम है। पीएनएल वाले आइटम्स को मैं क्या बोलूंगा? सर मैं आज से इनको बोलूंगा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। सारे बच्चे मेरे साथ साथ लिखते चले, ये सारी बातें इंटर वाली है जो मैं आपको अभी गो थ्रू करा रहा हूं, ठीक है? अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, नोट्स टू अकाउंट्स को आज से मैं बोल दूंगा डिस्क्लोजर। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो आज से आप क्या ध्यान रखेंगे? सर आज से आपने यही ऑडिट की एबीसीडी समझनी है। आज से आपने इन्हीं को ऑडिट की एबीसीडी समझना है। क्या आपको एबीसीडी समझ आई? हाँ सर, एबीसीडी समझ गए। पूरी बुक में आपको कई जगह दिखेगा एबीसीडी लिखा है। सर ये एबीसीडी क्या है? इसी एबीसीडी की बात हो रही है, इसी एबीसीडी की बात हो रही है। ए बी का क्या मतलब है? अकाउंट बैलेंस। सी का क्या मतलब है? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। डी का क्या मतलब है? डिस्क्लोजर। तो बार बार मैं बड़ा बड़ा नहीं बोलूंगा, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, मेरा गला थक जाता है, ठीक है? मेरे को मन नहीं करता इतना ज्यादा बोलने का। तो सीधा सीधा मैं बोलूंगा ए बी सी डी। तो चुपचाप समझ जाना ए बी सी डी का क्या मतलब है? अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स की बात हो रही है। समझ गए सर? अब ये जो बैलेंस शीट है इसको लेके क्या क्या असर्शंस रहती हैं, ध्यान से समझना। ये कहता है 4 असर्शंस है, ERCV। यही हमने कल भी डिस्कस की थी, आज भी कवर करा रहा हूं। बैलेंस शीट को लेके सर क्या है? 4 असर्शंस हैं, ERCV। ई का क्या मतलब होता है? सर ई का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। ओ, आर का क्या मतलब होता है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। समझ गए सर? सी का मतलब है कंप्लीटनेस एंड वी का मतलब है वैल्यूएशन। यही 4 असर्शंस आपने ध्यान रखनी है। जल्दी से बताओ क्या क्या? एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। अब इनका मतलब क्या क्या है? सर इसका यह मतलब है कि जो भी एसेट और लायबिलिटी है, जो भी एसेट और लायबिलिटी है, ये एंटिटी के केस में एग्जिस्ट करता है। ये एंटिटी के केस में एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं कोई फेक एसेट और लायबिलिटी नहीं दिखा रहे। समझ गए सर? जब भी मैं बोलता हूं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जल्दी से बताओ मेरा जो एसेट है वो मेरी राइट है या ऑब्लिगेशन? इफ आई टॉक अबाउट द एसेट्स ऑफ द एंटिटी, क्या वो एंटिटी की राइट होती है उस पे कि वो एंटिटी उस पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेगी, या ऑब्लिगेशन है एसेट को पे करने की? बताना जरा। वेरी गुड, एसेट हमारी राइट है, एसेट हमारी राइट है। और अगर मैं बात करूं ऑब्लिगेशन, ये किसके साथ जाएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, लायबिलिटी के साथ जाएगा। लायबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमको इसको पे ऑफ करके चलना है। अच्छा, कंप्लीटनेस का क्या मतलब है? सर कंप्लीटनेस का मतलब है नन ऑफ द एसेट। आप इसको ऐसा कह सकते हो, नन ऑफ द एसेट और लायबिलिटी हैज बीन ओमिटेड। हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। नन ऑफ द एसेट और लायबिलिटी हैज बीन ओमिटेड। हमने सब चीजों को कंप्लीटली कवर किया है। एंड लास्ट में आते हैं सर क्या? वैल्यूएशन। जो भी एसेट है, जो भी लायबिलिटी है, वो करेक्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ है, वो करेक्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ है। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, यही सब तो मैनेजमेंट के दिल की बातें हैं, यही सब तो मैनेजमेंट के दिल की बातें हैं कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं,
एसेट्स पे हमारी राइट है, लाइबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशन है। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज कंप्लीटली रिकॉर्ड करें, कुछ भी छोड़ा नहीं है, प्लस इनकी वैल्यू भी ठीक है। और इन सबको यूज करके ही ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर बनाता है। इन सबको यूज करके ही ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर बनाता है, ऑडिट एविडेंस लेता है एंड चीजों को चेक करता है। क्या ये बेसिक सी बात तुमको समझ आती है? हाँ सर समझ गए। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे। कम ऑन एवरीवन, नाउ लेट्स मूव टू द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। सर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा इसकी भी कुछ अजर्शंस हैं जिनका नाम क्या है सर? OCACC। OCACC, ओ का क्या मतलब है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? एक बार चैट बॉक्स में बताओ ना, देखते कितने बच्चों को आता है। ओ से क्या होता है? थोड़े थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, आपने थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा है। लेट्स सी हु गेट्स इट राइट। ओ से क्या होता है? अकरेंस। वेरी गुड सुनील, अमन, दिशा, यशस्वी, मोटा माटी सबने एकदम सही जवाब दिया सर। अकरेंस की बात होती है। अकरेंस का क्या मतलब होता है मुझे बताओ ना। क्या अकरेंस का ये मतलब है, क्या अकरेंस का ये मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन है वो इस साल अकर हुई? क्या इसका ये मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन है वो इस साल अकर हुई, या फिर ये ट्रांजैक्शन एंटिटी को पर्टेन करती है? ये ट्रांजैक्शन एंटिटी को पर्टेन करती है, ये बताना जरा। What do you mean by occurrence? That the transaction occurred is relevant for this financial year or it pertains to the entity? दोनों में से बता दो कौन सी चीज है। जय कुमार ने कहा सर नहीं, इस साल से फर्क नहीं पड़ता, इस साल से फर्क नहीं पड़ता। दीपा कहती है इस साल, अमन कहता है बोथ। नलायक, ऐसे नहीं होता दोस्तों। इस साल वाली बात अकरेंस से नहीं फर्क पड़ता। अकरेंस मतलब ट्रांजैक्शन अकर हुई और ये एंटिटी को पर्टेन करती है। ट्रांजैक्शन अकर हुई और ये एंटिटी को पर्टेन करती है। तो सर ये इस साल वाली बात कहां आएगी? इस साल वाली बात आती है यहां पे। सी फॉर यहां पे ले लूं या यहां ले लेता हूं, चलो। सी फॉर कट ऑफ प्रोसीजर। यानी ये जो कट ऑफ होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो इस फाइनेंशियल ईयर की है। जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल ईयर की है। जब भी मैं बोलूंगा कट ऑफ, ये कहता है इस साल की ट्रांजैक्शन है। क्या तुमको दोनों में फर्क समझ आया? हाँ सर, अब हमको फर्क समझ आया, अब हमको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अकरेंस मतलब एंटिटी के केस में अकर हुई है, कट ऑफ मतलब वो इस फाइनेंशियल ईयर को पर्टेन करती है। अब सर दूसरा सी क्या है? मैंने कहा दूसरा सी का मतलब है कंप्लीटनेस। सर कंप्लीटनेस, अब आपको सबको पता है कि हमने सारे ट्रांजैक्शंस को दिखा दिया, सारे एक्सपेंसेस, सारे रेवेन्यूज को दिखा दिया, ये बात भी समझ गए सर। अब ये क्या है? एक्यूरेसी। अब ये एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी मतलब जो वैल्यू आपने रिकॉर्ड करी ये एकदम सही है। जो वैल्यू आपने रिकॉर्ड करी ये एकदम सही है, यानी इसकी जो कैलकुलेशन है ना, दैट इज एकदम परफेक्ट। मुझे सारे बच्चे एक बार देख के बताओ, मैंने आपको अकाउंट बैलेंस भी पढ़ा दिया, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में भी बता दिया, इसका एक्यूरेसी इसके कौन से आइटम से मैच कर रहा है? बताना जरा, इसका एक्यूरेसी इसके कौन से आइटम से मैच कर रहा है? बताओ। वैल्यूएशन, वेरी वेरी गुड। कहीं ना कहीं क्या मैं बोल दूं, इसका जो एक्यूरेसी है वो इसके वैल्यूएशन से मैच कर रहा है। हां, जब मैं बोलता हूं एसेट और लायबिलिटी तो वर्ड यूज्ड होता है वैल्यूएशन। जब मैं बोलता हूं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन वर्ड यूज होता है एक्यूरेसी। एंड लास्ट में सर बात करेंगे किसकी? क्लासिफिकेशन की। लास्ट में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन का पॉइंट मैंने कल आपको बता ही दिया था सर। क्लासिफिकेशन में हमको क्या देखना है? बस सिंपल सी बात है, जो भी खर्चा है, जो भी एंटिटी के एक्सपेंसेस हैं, जो भी एंटिटी के रेवेन्यूज हैं, वो एकदम ठीक से क्लासिफाई होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं बड़ा प्यारा वाला। जैसे एक कंपनी है जिसका काम क्या है सर? टेलीकॉम कंपनी है।
एग्जाम्पल ले लेते एयरटेल। अब सर एयरटेल ने कोई कमाई करी है जिसमें उसने यू कैन से ब्रॉडबैंड सर्विसेज दी हैं। ओ, एयरटेल ने एक कमाई करी है जिसमें उसने क्या किया है सर, जिसमें उसने टेलीकॉम सर्विसेज दी हैं। समझ गए सर। एंड इसी तरह उसने जो पैसे पहले कमा रखे थे उन एफडी पे इंटरेस्ट भी कमाया है, उन एफडी में इंटरेस्ट भी कमाया है। सारे बच्चे बताओ, ये जो ब्रॉडबैंड और टेलीकॉम की सर्विसेज हैं, क्या ये एयरटेल की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं? हाँ सर, ये प्रिंसिपल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। जो प्रिंसिपल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो कहां जाएगा? रेवेन्यू में जाएगा, वो एयरटेल के रेवेन्यू में क्लासिफाई होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं एफडी का जो इंटरेस्ट है सर, ये कहां जाएगा? सारे बच्चे बताओ, ये बता दो कहां जाएगा। वेरी गुड अमन, वेरी गुड कीर्ति, संपत, जय, सबने एकदम सही जवाब दिए। एफडी का इंटरेस्ट भी बता दो तो मजा ही आ जाएगा। अदर इनकम, शाबाश, ये कहीं ना कहीं अदर इनकम का पार्ट बन जाएगा, ये कहीं ना कहीं अदर इनकम का पार्ट बन जाएगा। यस और नो? यस सर। एंड लास्ट में सर आता है डिस्क्लोजर। सबसे पहले बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट की असर्शंस रिवाइज कराओ ना सर। बैलेंस शीट की असर्शंस थी ERCV, बोलो मेरे साथ, ERCV। एक और बार, ERCV। ERCV का क्या मतलब है? एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। वंस मोर, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। जब मैं बोलता हूं पीएनएल तो इसकी क्या 5 असर्शंस हैं? OCACC, OCACC। ये सारी चीजें इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, इन्हीं को ध्यान में रख के प्रैक्टिकली ऑडिट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। OCACC क्या था? अकरेंस। C से कंप्लीटनेस हमेशा पहले याद रखना। A फॉर एक्यूरेसी, जो वैल्यूएशन की तरह ही है। एंड अगले CC क्या आते हैं? कट ऑफ, यानी वो इस फाइनेंशियल ईयर की है। लास्ट में आता है क्लासिफिकेशन। क्या ये सारी बातें समझ आती हैं? हाँ सर। डिस्क्लोजर में आप ऐसा कह सकते हो, इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। डिस्क्लोजर में आप बस ये ध्यान रखना, इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ, क्योंकि जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं ये किसके होते हैं सर? ये बैलेंस शीट और पीएनएल आइटम्स के तो होते हैं। जो आपके नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं वो बैलेंस शीट और पीएनएल आइटम्स के तो होते हैं। तो इट इज नथिंग बट अ मिक्स ऑफ बोथ। बस इसमें आप एक छोटी सी बात लिख देना जो मैंने यहां पे निकाली है, एक्सेप्ट कौन सी 2 असर्शन है जो यहां नहीं आती सर? सबसे पहले कट ऑफ। कट ऑफ जनरली सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है, उसमें डिस्क्लोजर की कोई बात ही नहीं है, ठीक है सर। एंड दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, एग्जिस्टेंस। सर एग्जिस्टेंस कहां से आ गई? मुझे सारे बच्चे एक बात बताओ, क्या जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है उस केस में लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है या फिर ये कंटिंजेंट होती है? हो, कितना मुश्किल सवाल पूछा सुबह सुबह। दिल पे हाथ रख के बताना, जो कंटिंजेंट लायबिलिटी आप डिस्क्लोज करते हो, क्या वो लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है या कंटिंजेंट है? हो सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते सर। एग्जिस्ट करती होती तो प्रोविजन बनाते, एग्जिस्ट करती होती तो प्रोविजन बनाते, लायबिलिटी बनाते। ये लायबिलिटी कंटिंजेंट है तो हम नहीं कह सकते कि ये एग्जिस्ट करती है। तो कट ऑफ और एग्जिस्टेंस के अलावा बाकी सारी असर्शंस कहां जाएंगी? वो डिस्क्लोजर का पार्ट बन जाएंगी, वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर का पार्ट बन जाएगी। लास्ट बार मैं रिवाइज करा रहा हूं जो भी अभी तक मैंने असर्शंस को लेके पढ़ाया, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ, चैट बॉक्स में लिखो रेडी। वी विल क्विकली रिवाइज कट असर्शंस वाला टॉपिक। आ जाओ, कम ऑन एवरीवन, गेट रेडी। असर्शंस, 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 आ जाओ सर। असर्शंस क्या है? मैनेजमेंट की दिल की बात है। आहा, सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, असर्शंस क्या है? मैनेजमेंट के दिल की बात है जो कहां छुपी हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब अंग्रेजी में बताओ, assertions are the representations by the management embodied in the financial statements used by the auditor to consider potential misstatement, used by the auditor to consider potential misstatement। अब सर ये जो assertion है किसको लेके हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 आइटम होते हैं, बैलेंस शीट आइटम, पीएनएल आइटम, नोट्स टू अकाउंट्स। आज से इन सबको भूल जाओ, हम बोलेंगे ABCD। ABCD, ABCD की असर्शंस क्या है? अकाउंट बैलेंस की असर्शंस हैं ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। पीएनएल की क्या है? सॉरी, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की क्या है?
ओ सी ए सी सी, ओ सी ए सी सी, ओ सी ए सी सी। ओ हो सर, ये ओ सी ए सी सी क्या है? मैंने कहा ओ सी ए सी सी है, बड़ा सिंपल सी बात सर, क्या? अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। से विद मी, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ, एंड लास्ट में आ जाता है मिक्स ऑफ बोथ एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस, एक्सेप्ट कट ऑफ। यहां आपका जो असर्शंस वाला टॉपिक है, इट गेट्स डन डनाडन डन। असर्शन वाला टॉपिक हो जाता है डन डनाडन डन। सारे बच्चे फटाफट एक बार चैट बॉक्स में लिख दें डी डी डी, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ छलांग लगा लें। आ जाओ मेरे साथ। ऑल सेट है सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया मित्रों, बहुत बढ़िया। चलो सर, अब आ जाओ सारे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं आपको अभी केस स्टडी लिखवाने वाला हूं। यू पीपल हैव टू राइट द केस स्टडी फर्स्ट। I'll just put the screen now and just watch this case study. आ जाओ। Considering, write with me, considering the nature of business, there is a risk that 40% items, 40% items of the financial statements shall be materially misstated. ठीक है सर। Management has assured that controls will prevent such misstatements. Controls will prevent such misstatements up to 75%. Up to 75% prevention will be done by controls. अगली बात सारे बच्चे लिखें, considering the limited time, considering the limited time to complete audit, auditor feels he can detect 80% of such misstatements. Calculate inherent risk, control risk, risk of material misstatement, detection risk, and audit risk. ये आपने कैलकुलेट करना है। एवरीवन, वंस यू आर डन विद राइटिंग द क्वेश्चन, टाइप इन द चैट बॉक्स डन।
ऑसम, क्या बात है सर, सबने एकदम बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लिया। अब आ जाओ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द आंसर। सबसे पहले सर कौन सी रिस्क है? इनहेरेंट रिस्क। सारे बच्चे मेरे साथ नोट डाउन करते चलना। इनहेरेंट रिस्क क्या होती है सर? दिस इज अ रिस्क, दिस इज अ रिस्क जिसको आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये होती है सर, क्यों? ड्यू टू द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये कहीं ना कहीं ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस होती है। एंड हम इसको लेके बस कंट्रोल्स ही लगा सकते हैं। हम इसको लेके बस कंट्रोल्स ही लगा सकते हैं। तो मुझे बताओ, जो मैंने आपको केस स्टडी दी उसमें बिजनेस की नेचर को लेके कौन सी रिस्क है? सर ये कहता है कंसीडरिंग द नेचर ऑफ बिजनेस देयर इज अ रिस्क दैट 40% ऑफ द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। तो क्या मैं बोल दूं हमारे केस में जो इनहेरेंट रिस्क है सर वो 40% है? हाँ सर, हमारे केस में इनहेरेंट रिस्क 40% हो गई। वेरी गुड। अब अगली वाली पे आ जाओ। अगली वाली क्या है सर? अगली वाली है कंट्रोल रिस्क। अब कंट्रोल रिस्क क्या है सर? कंट्रोल रिस्क बड़ी सिंपल है। ये क्या कहती है देखना, ये कहती है जब आपने कंट्रोल्स लगाए तो ये क्यों लगाए? सर हमने कंट्रोल्स लगाए कहीं ना कहीं 3 चीजें करने के लिए, बताना जरा। प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड डिटेक्शन के बाद करेक्शन। प्यार से बोलेंगे क्या? PDC, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन। प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन किसका? ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियली मिसस्टेटमेंट में है, क्या बोल रहे हो सर? मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, उनके प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन के लिए हमने कंट्रोल्स लगाए। अब मुझे बताओ कंट्रोल्स क्या पूरे दूध से धुले या दिक्कत है? ये कहता है कंट्रोल्स प्रिवेंट तो करेंगे, कंट्रोल्स प्रिवेंट तो करेंगे, बट कितनी? अप टू 75%। तो क्या मैं बोल दूं कंट्रोल्स की जो इफेक्टिवनेस है वो सिर्फ 75% है? हां सर। तो रिस्क कितनी हो गई? बड़ा सिंपल है, जो रिस्क है वो सिर्फ 25% है। जब 75% मामला ठीक कर देंगे तो रिस्क कितनी रह गई? सर रिस्क रह गई 25%। तो ये कहता है कि कंट्रोल्स के केस में द रिस्क हेयर इज 25%। क्या ये बात समझ आई? हां सर। तो इनहेरेंट रिस्क क्या थी सर? इनहेरेंट रिस्क है ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस। क्या रिस्क होगी? प्लस क्या मैं यहां पे बोल दूं बिफोर द कंट्रोल्स? अभी हम मान के चल रहे हैं एंटिटी ने कंट्रोल्स नहीं लगाए। अब जब कंट्रोल्स लगाए तो कंट्रोल्स भी 25% इनइफेक्टिव है। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी होगी? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी होगी? सर बड़ा सिंपल है। सबसे पहले देखो इनहेरेंट रिस्क कितनी थी, अब उसमें से देखो कितनी रह गई है। यानी इनहेरेंट रिस्क कितनी थी, उसमें से भी कंट्रोल रिस्क इतनी रह गई है। यानी क्या मैं बोल दूं 40% दिक्कत थी, अब 40% में सिर्फ 25% रह गई है। आहा, 40% रिस्क थी, अब उसमें सिर्फ 25% रह गई है। तो ये कितनी रह गई बताना जरा। 40 का 25% करके बताओ। बचपन से गणित पढ़ते हुए आ रहे हो, वेरी गुड। सबने एकदम सही जवाब दिया सर 10%। कहीं ना कहीं जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो केवल और केवल 10% रह जाती है। क्या यहां तक सारी बात समझ आती है? जल्दी से बताओ। रिद्धि कह रही है कंट्रोल रिस्क 35% होनी चाहिए। कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों होनी चाहिए 35%? जब कंट्रोल 75% इफेक्टिव है, एक तो इनको 100 में से 75 माइनस नहीं करना आता और ये कहते हैं हम सीए बनेंगे। हेलो, हाँ आईसीआई, क्या हालचाल है? वो सॉरी आपको ना सुबह 7:30 बजे मैं परेशान कर रहा हूँ यार। ये ना कुछ बच्चे हैं, ये 100 में से ना 75 माइनस नहीं कर पा रहे, आपने इनको सीए फाइनल में भेज दिया। नहीं मतलब मेरा ना थोड़ा ना ऐसे मन मानता नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ना थोड़ी गणित तो आनी चाहिए बच्चों को। आपका क्या मानना है मुझे बताओ।
नहीं, आप वो थोड़ा बहुत जो आपको अपने वो करने हैं मामले आप समझा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बताओ ये सही है क्या? यार थोड़ा मैथ्स का भी टेस्ट ले लिया करो यार, इंटर में आ जाते यार ये फाइनल में ऐसे उठ के कहते हैं 35 100 में से 75 माइनस नहीं हो रहा इनसे। फाउंडेशन में थोड़ी मैथ्स का लेवल बढ़ाओ यार, क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूछ रहे हो, ठीक है? नालायक। 100 में से 75 गया तो कितना आता है सर? 100 में से 75 गया तो आता है 25। सर मैंने क्या किया था? बच्चा देखो क्या कह रहा है सर, बच्चा कहता है मैंने क्या किया ना, किस में से किसको माइनस कर दिया? 75 में से 40 को माइनस कर दिया। कुछ भी कहीं से भी माइनस करते रहोगे तुम, ठीक है? ऐसे ऐसे नहीं होता। चुपचाप चलो जैसे बता रहे हैं, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो सर क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है? 10% है। वेरी गुड। अब मुझे सारे बच्चे बताओ, क्या ऑडिटर भी दूध से धुला है? क्या ऑडिटर भी दूध से धुला है? नहीं सर। तो डिटेक्शन रिस्क कितनी है? डिटेक्शन रिस्क कितनी है जल्दी से बताना मुझे। सर डिटेक्शन रिस्क है, ऑडिटर कहता है 80% मामले को डिटेक्ट कर लेगा। 80% मामले को डिटेक्ट कर लेगा। अब बताओ कितना डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? फटाफट बताओ, जल्दी से सारे बच्चे बता दो। 100 में से 80 गया तो कितना बचा? 20 बचा सर। 20 वो बेचारा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। 20 वो बेचारा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो मैं क्या बोल दूं, डिटेक्शन रिस्क कितनी हो गई सर? 20% हो गई। 100 में से 80 गया, एक तो लिख के बताना पड़ेगा। 100 में से 80 गया तो कितना बचा? 20%। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब सारे बच्चे मुझे मेन चीज बताएंगे सर, क्या ऑडिट रिस्क कितनी है? ऑडिट रिस्क कितनी है? तो सर ऑडिट रिस्क क्या होगी? सर ऑडिट रिस्क यही तो होगी कि ऑडिटर के आने से पहले, ऑडिटर के आने से पहले क्या रिस्क थी, ऑडिटर के आने से पहले क्या रिस्क थी, और उसमें से वो कितना डिटेक्ट नहीं कर पाया, उसमें से वो कितना डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो क्या मैं बोल दूं, ऑडिटर के आने से पहले रिस्क 10% थी? हां सर। 10% में से 20% डिटेक्ट नहीं कर पाया। 10% में से 20% डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो जब वो 10% में से 20% डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो कितनी रह जाएगी सर? 2% रह जाएगी। कहीं ना कहीं जो ऑडिट रिस्क है 2% रह जाएगी। क्या ये बेसिक सी बात समझ आती है? हां सर। तो जो इनहेरेंट रिस्क थी ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखी थी। जो कंट्रोल रिस्क थी ये हमने कैसे निकाली? 100 में से 75% वो ठीक करता है। 100 में से जो कंट्रोल है वो 75% ठीक करता है। तो कितना ठीक नहीं करता? 25%। तो ओवरऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है? बड़ा सिंपल है, इधर देखो। 40% गलतियों में से 25% कंट्रोल्स ठीक नहीं करेगा। 40% गलतियों में से 25% गलतियां ठीक नहीं होंगी। तो कितनी गलतियां ठीक नहीं होंगी? 10%। वेरी इजी। क्या यहां तक सब क्लियर है? हां सर। डिटेक्शन रिस्क क्या है? यह भी सीधा सीधा क्वेश्चन ने दे रखा है कि ऑडिटर 80% डिटेक्ट कर लेगा तो 20% नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। तो मुझे बता दो ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या है? कि सर जब ऑडिटर आया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां कितनी थी? 10%। अब ये 10% में से कितना डिटेक्ट नहीं कर पाया? 20% डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो इसी को बोलते हैं ऑडिट रिस्क। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर को नहीं मिली, अगर ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर को नहीं मिली तो उसका जो ओपिनियन है ये ओपिनियन सही होगा या गलत होगा? प्लीज टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। अक्षिता ने कहा गलत होगा, अर्शिया ने कहा गलत होगा। वेरी वेरी गुड। आकाश कह रहे सही। आकाश सही कैसे होगा बाबू? ओपिनियन गलत हो गया ना, उसका जो ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं गलत हो गया ना। सही कैसे होगा? जब आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी
जब आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और आपको नहीं मिली, तो यही तो ऑडिट रिस्क है कि आप एक गलत ओपिनियन आप मुझे बताओ, जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और ऑडिटर को नहीं मिली, तो ये कौन सा ओपिनियन देगा? सर यहां पे ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा। आपको क्या लगता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन सही है क्या? इज अनमॉडिफाइड ओपिनियन ओके? द आंसर इज नो। सर ये गलत है, गलत बात है अंबे, एकदम गलत बात है। तो अगर आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते हुए यहां पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, दिस इज द रॉन्ग ओपिनियन एंड इसी को ऑडिट रिस्क कहते हैं। इसी को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं? ऑडिट रिस्क कहते हैं। बस आपने इतनी सी बात समझनी है। सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के बोलो, मुझे नहीं पता इंटरमीडिएट में क्या मामला था, मुझे नहीं पता इंटरमीडिएट में क्या मामला था। क्या आपको फाइनल लेवल पे इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इन दोनों का क्या लेना देना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से? डिटेक्शन रिस्क और ओवरऑल ऑडिट रिस्क, क्या ये बेसिक बातें समझ आई या नहीं? फटाफट सारे बच्चे बताओ हाँ या ना। इज दिस टॉपिक डन, डनाडन, डन और नॉट? जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड विदुषी, वेरी गुड अंतारा, वेरी गुड फकीरचंद, ओ सॉरी प्रियंका, संपत, जय कुमार, मानव, दिशा, वेरी वेरी गुड। कनिका कह रही है सर पहली बार समझ आया, क्या बात है। सारे बच्चे इसी बात पे पानी के 2-2 घूंट लगाओ। इंटर में तो ये चैप्टर ही छोड़ दिया था क्योंकि समझ ही नहीं आया। यहां तुम सब करके जाओगे, ठीक है, एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से। अब आ जाओ मेरे साथ। अब जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है, एक बार मैं आपको इसको बुक से गो थ्रू कराना चाहूंगा। इधर आओ। व्हाट इज अ ऑडिट रिस्क? सारे बच्चे बस मुझे 5 मिनट देना प्लीज, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आई जस्ट नीड योर 5 मिनट्स एंड ये 5 मिनट में पूरा का पूरा मामला मैं आपको सेट करके दे दूंगा, ठीक है सर? इधर आओ मेरे साथ। सर ऑडिट रिस्क क्या है? ये एक रिस्क है कि जो आपका ऑडिट है ना, यही गलत हो जाएगा। ओ, ऑडिट गलत हो जाएगा मतलब ऑडिटर का काम क्या है? ओपिनियन देना। तो क्या मैं बोल दूं ऑडिट नहीं, ओपिनियन गलत हो जाएगा? ऑडिट रिस्क क्या है सर? ऑडिट गलत हो जाएगा, बट ऑडिट क्या है? ओपिनियन देना। तो इनडायरेक्टली आई वांट टू से ओपिनियन गलत हो जाएगा। और ओपिनियन कब गलत होगा? जब कहीं ना कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और आपने डिटेक्ट नहीं करी। जब कहीं ना कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और आपने डिटेक्ट नहीं करी, क्या इनडायरेक्टली इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे? दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओ, डिटेक्ट नहीं करी, इसका क्या मतलब है? इसी को तो कहते थे डिटेक्शन रिस्क। मजा आ रहा है? यस सर। तो यही बात आपने समझनी है। रिस्क दैट द ऑडिटर, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। इधर फोकस करो। रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस इन एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। ये एक फंक्शन है सर। कौन सा? शादी ब्याह के फंक्शन की बात नहीं कर रहा। फंक्शन मतलब इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? बड़ा सिंपल है। रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट, यानी अभी ऑडिटर की एंट्री नहीं हुई, यानी अभी ऑडिट स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले क्या रिस्क है? अब इसके अंदर 2 कंपोनेंट आते हैं जो अभी हमने सीखे, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। कम ऑन, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। अब सारे बच्चे पढ़ना इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन, तुमको दिल में जाएगी सीधा। यह कहता है सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन। सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन, सक्सेप्टेबिलिटी मतलब चांसेस। ओ, क्या चांसेस हैं कि कोई असर्शन अबाउट अ एबीसीडी। सर ये एबीसीडी क्या थी? अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। ये कह रहा है क्या चांसेस हैं कि किसी एबीसीडी की असर्शन में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। क्या चांसेस हैं कि किसी एबीसीडी की असर्शन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। अब ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, ये सीधा मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं लिखते, इनका लिखने का लहजा देखना। चांसेस दैट किसी असर्शन अबाउट अ एबीसीडी में एक मिसस्टेटमेंट है, दैट कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली
और व्हेन एग्रीगेटेड, या तो ये मटेरियल अकेले अकेले होगी या सबके साथ मिलके बिफोर कंसीडरिंग द कंट्रोल, यानी कंट्रोल्स को लगाने से पहले क्या चांसेस है मटेरियल मिसस्टेटमेंट के। अरे सीधा बोलो ना, कंट्रोल्स को लगाने से पहले, कंट्रोल्स को लगाने से पहले क्या चांसेस हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट के। बस आपने इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब इसको लिखने का लहजा बड़ा सिंपल है, सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट एन एबीसीडी। मतलब वो जो हमने अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर पढ़े, उनमें क्या चांसेस हैं गलती होने के। अब गलती कौन सी हमको फर्क करती है सर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट लिख रहे हैं क्या, अब ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट लिख रहे हैं क्या है, नहीं, ये लिखते हैं मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बिफोर कंसीडरिंग द रिलेटेड कंट्रोल। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये बात आपको समझ आई? जल्दी से बता दो। मुझे नहीं लगता सीए फाइनल लेवल पे वो आपसे डेफिनेशन पूछेंगे कि भाई डेफिनेशन लिख के दो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग की इनहेरेंट रिस्क होती क्या है। तो क्या चांसेस है किसी एबीसीडी की असर्शन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो बिफोर कंसीडरिंग द इंटरनल कंट्रोल? यस और नो, जल्दी से बता दो। क्लियर है? क्लियर है सर। अब बताओ कंट्रोल रिस्क क्या होगी। कंट्रोल रिस्क क्या होगी सर? कंट्रोल रिस्क यही थी कि जो कंट्रोल्स आपने लगाए हैं पीडीसी के लिए, पीडीसी का क्या मतलब था? प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन, वो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन नहीं करेंगे। यानी रिस्क दैट अ मिस स्टेटमेंट, अभी लिखने का तरीका देखना एकदम सेम टू सेम है। मिस स्टेटमेंट किसको लेके होती है? असर्शन को लेके। असर्शन कहां पे है? एबीसीडी में। तो यही 3 पॉइंट्स को बस आपने कनेक्ट करके चलना है। मिस स्टेटमेंट अबाउट एन असर्शन अबाउट एन एबीसीडी दैट कुड बी मटीरियल। सर ये तो सेम लाइन आ गई, किसी को मत बताना। दैट कुड बी मटीरियल आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विल नॉट बी। क्या रिस्क है कि जो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है इट विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस बाय द इंटरनल कंट्रोल। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं कि जो हमने कंट्रोल्स को लगाया है प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन के लिए, वो अपना काम प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन वाला नहीं कर पाएंगे। और लिखने का लहजा मुझे लगता है अब आपको क्लियर है। लिखने का लहजा मुझे लगता है आपको क्लियर है। देखो पता है क्या होता है ना, मैं इधर बताता हूं आपको। एज अ स्टूडेंट जब मैं पहली बार ऐसी लाइंस देखता हूं ना, मैं डर जाता हूं। फिर जब मैं इसको ब्रेक कर करके पढ़ता हूं तो समझ आता है, अच्छा ये कह रहा है कि चांसेस किसके? मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये बोलता है इंडिविजुअल मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हो सकती है, कलेक्टिवली भी मटेरियल हो सकती है, दोनों को ध्यान रखना। ठीक है सर। उसके बाद ये कहां है सर? ये किसी अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर में है। अब मिसस्टेटमेंट क्या पूरे आइटम में होती है या उसकी असर्शन में होती है? हमेशा असर्शन को लेके होती है। अभी हमको क्या लगता था ना, बैलेंस शीट आइटम ही गलत है, पीएनएल आइटम ही गलत है। कभी भी पीएनएल आइटम गलत नहीं हो सकता, बैलेंस शीट आइटम गलत नहीं हो सकता, उसकी असर्शन में गलती हो सकती है। या तो वो कंप्लीट पूरा नहीं है या उसकी वैल्यू पूरी नहीं है। आपने फोकस किस पे करना है? सारे बच्चे बताओ, गलती कहां होगी? आइटम में गलती होगी या असर्शन में गलती होगी? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ सारे बच्चे, टेल मी दिस थिंग। क्योंकि क्या है ना, मैं सीधा सीधा पढ़ा दूं बैलेंस शीट आइटम ही गलत है, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, तो अच्छे से समझ भी आया। बट इट इज सेइंग गलती होगी कहां? आइटम में या असर्शन में? सबने कहा असर्शन में। तो आप क्या बोलोगे ना, क्या चांसेस हैं कि किसी असर्शन में गलती हो? क्या चांसेस हैं कि किसी असर्शन में गलती हो? और असर्शन किसको लेके होती है? एबीसीडी को लेके होती है। असर्शन एबीसीडी को लेके होती है। तो ये लेवल पे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ना, आपसे बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बन ही नहीं सकता। 90% सीए फाइनल की जनता रट्टा लगा के जाती है। आपने चीजों को समझ के जाना है, एंड ट्रस्ट मी, आप फिर आईसीआई की साइड हो जाओगे। और आईसीआई इस बार जिस तरह के लेवल के पेपर्स बनाने वाला है, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग ही जरूरत है। ठीक है, तो लास्ट टाइम एक बार फटाफट सारे बच्चे बताओ क्या कहता है। सक्सेप्टेबिलिटी किसको लेके? असर्शन को लेके। असर्शन कहां होती है? एबीसीडी में होती है। लास्ट बार कराऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट एन एबीसीडी किसको लेके? मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बिफोर कंसिडरिंग द कंट्रोल। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। कंट्रोल रिस्क क्या है? अगेन रिस्क ऑफ अ मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट कहां है? असर्शन में।
assertion about ABCD that could be material individually or collectively that will not be prevented, detected and corrected by the entity's internal control. क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सारे के सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, जो गलती है वो गलती सर कैसी हो सकती है? जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है यानी गलती है, ये कहता है गलती दो लेवल्स पे हो सकती है। सर कौन से दो लेवल्स? ये कहता है एक लेवल होता है इंडिविजुअल ABCD। सर इंडिविजुअल ABCD मतलब इंडिविजुअल बैलेंस शीट आइटम, इंडिविजुअल P&L आइटम, इंडिविजुअल डिस्क्लोजर। या तो ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है। क्या आपने एक चीज और पढ़ी थी बचपन में? परवेसिव 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 जाना नहीं, मुझे छोड़ के। बताओ जल्दी से। जो गलती है एक तो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है कि भाई एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर को अफेक्ट कर रही है, या ऐसा भी तो हो सकता है गलती फैली हुई है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है। यस और नो? यस सर। तो परवेसिव का मतलब होता है इट इज अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, वो कहीं ना कहीं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रही है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसी तरह से आपने इस चीज को कंसीडर करना है। गलती कैन बी फॉर इंडिविजुअल ABCD और इट कैन बी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को ही हम प्यार से परवेसिव बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। यही बात आपके नोट्स में लिखी है, देखो क्या कहता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन बी एट टू लेवल्स। बताओ कौन कौन से दो लेवल हैं? एक तो इंडिविजुअल ABCD जिसको हम प्यार से बोलते हैं असर्शन लेवल, इसी को हम प्यार से बोलते हैं असर्शन लेवल। एंड दूसरी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, मतलब इट इज अफेक्टिंग मैनी असर्शन, इट इज अफेक्टिंग मैनी असर्शन। अब सर एक बात बताओ, ये आप इंडिविजुअल लेवल का ABCD देखते क्यों? ये आप इंडिविजुअल लेवल की रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकालते क्यों? क्यों मैं देखता हूं कि रेवेन्यू में कितनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, परचेजेस में कितनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? आपको कोई आइडिया है? आपको कोई आइडिया है? नहीं सर, हमको कोई आइडिया नहीं है। छोटी सी बात है, ध्यान से समझना। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किन दो चीजों से बना है आपको पता है? हाँ सर, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। हमारे एग्जाम्पल में कंट्रोल्स कितने % इफेक्टिव माने थे हमने? बताना चैट बॉक्स में। हाउ मच इफेक्टिव वर द कंट्रोल्स? मुझे जानना है आपसे। %75। ये जो आपने इनको 75% इफेक्टिव माना, ये जो आपने इनको 75% इफेक्टिव माना, मैं बताऊं ये क्या एक्चुअल में 75% इफेक्टिव है क्या? नहीं सर, ये एक्चुअल में इफेक्टिव नहीं है, ये हमारा एस्टीमेट है। ये कहीं ना कहीं एज अ ऑडिटर हमारा एस्टीमेट है, जरूरी नहीं है एक्चुअल में ये इतने इफेक्टिव हो। तो सर एक्चुअल कैसे पता लगेगा? ध्यान से समझना। इसके बाद आप एज अ ऑडिटर एक और प्रोसीजर करते हो जिसका नाम क्या होता है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ओ, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आप सबसे पहले क्या करते हो? सर सबसे पहले इन्हीं को हम वैसे टेस्टिंग वाले प्रोसीजर भी कहते हैं, असली टेस्टिंग यही होती है। हम सबसे पहले सर करते हैं यही टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जिन कंट्रोल्स को इफेक्टिव मान रहे थे उन्हीं की टेस्टिंग करो, जिन कंट्रोल्स को इफेक्टिव मान रहे थे उन्हीं की टेस्टिंग करो। सिंपल सी बात है, बस यही आपको समझनी होती है। अब सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अलावा दूसरे प्रोसीजर कौन से होते हैं? ये जो कंट्रोल्स होते हैं ये तो एंटिटी के प्रोसेसेस हैं। ये जो कंट्रोल्स हैं ये तो आपने एंटिटी का प्रोसेस चेक कर लिया। मान लो आप परचेजेस की टेस्टिंग कर रहे हो, एग्जांपल ले रहा हूं परचेजेस का, ठीक है? ठीक है सर, आपने परचेजेस के कंट्रोल्स चेक कर लिए, प्रोसेसेस चेक कर लिए, बट परचेज की कोई अमाउंट भी तो आ रही होगी। हाँ सर, उस अमाउंट की जो चेकिंग करते हो इसको क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बता पाएगा? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं?
पुलकित ने कहा सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर, खुशी कहती है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल, वेरी वेरी गुड। मैं बताता हूं, मोटा माटी सबने आंसर सही दिया है सर। इसको कहते हैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, इसको कहते हैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। ओ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्क क्या है? अरे सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप प्रोसेस चेक कर रहे हो, अमाउंट नहीं, कि किस तरह से एंटिटी परचेजेस करती है, उस प्रोसेस को आप चेक कर रहे हो, अमाउंट थोड़ी चेक होती है। अच्छा, तो अमाउंट किस में चेक होती है? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में। और इसी सब्सटेंटिव प्रोसीजर के दो छोटे बच्चे हैं सर, इनका नाम क्या है? एक आपने बिल्कुल सही बोला, टेस्ट ऑफ डिटेल। मुझे बताओ टेस्ट ऑफ डिटेल में तुम परचेजेस कैसे चेक करोगे? सर परचेजेस का कोई इनवॉइस रहेगा, परचेजेस का कोई इनवॉइस रहेगा, वो चेक करेंगे। परचेजेस को लेके कोई एग्रीमेंट रहेगा, वो चेक करेंगे। तो इस तरह से टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हैं। हाँ सर। अच्छा, तुम एक प्रोसीजर वो वाला भी करते थे ना कि इस साल की परचेजेस को पिछले साल से कंपेयर किया, मंथ ऑन मंथ एनालिसिस किया कि परचेजेस कैसे ऊपर नीचे जा रही हैं। इसमें तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं चेक हो रहा, इसमें तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं चेक हो रहा। तुम ये भी तो एनालिसिस करते हो कि कैसे परचेजेस ऊपर नीचे हो रही हैं, इस साल की परचेज और पिछले साल की परचेज में क्या ऊपर नीचे हो गया। हाँ, अब सबने एकदम सही जवाब दिया सर, एनालिटिकल प्रोसीजर। कहीं ना कहीं जो रुपया वाली चीज है, जो रुपया वाली चीज है, उसमें तुम डॉक्यूमेंट्स तो चेक करते ही हो, साथ ही साथ एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी तो करते हो। अब तुमको क्या ऑडिट प्रोसीजर्स को लेके थोड़ा कंफर्ट आ रहा है? अब क्या तुमको ऑडिट प्रोसीजर्स को लेके थोड़ा कंफर्ट आ रहा है? सबसे पहले तुमने क्या किया? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सबसे पहले आपने क्या किया? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसमें आपने एक रिस्क निकाली। ठीक है सर, उसमें आपने थोड़ा कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना था, तो मैंने कहा चेक कर लो, मैंने कहा चेक कर लो कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं। एंड उसके बाद आप अमाउंट्स की टेस्टिंग करते हो, उसके बाद जाके आप अमाउंट्स की टेस्टिंग करते हो। अब मेरे को बस एक सवाल का जवाब दे देना, मुझे ठंडक मिल जाएगी, कलेजे को ठंडक मिल जाएगी, बस जवाब दे देना सर। क्या? मान लो जब आपने कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी, मान लो जब आपने कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी, तो एक्चुअल में जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिव थे। एक्चुअली द कंट्रोल्स वर वेरी इफेक्टिव। सारे बच्चे बताओ, अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ज्यादा करोगे या कम करोगे? बता दो जल्दी से। इफ द कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, विल यू इंक्रीज द सब्सटेंटिव टेस्टिंग और रिड्यूस द सब्सटेंटिव टेस्टिंग? सबने एकदम सही कहा सर, इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर देंगे, इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर देंगे। अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर से भी काम चल जाएगा, कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर से भी काम चल जाएगा। ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैं चाहता हूं आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख लें। यही बेसिक्स जिंदगी भर ऑडिट की दुनिया में आपकी मजे कराएंगे। तो सबसे पहले सारे बच्चे ये वाला पार्ट लिखो, क्विकली राइट दिस पार्ट, गिविंग यू 30 सेकेंड्स, फटाफट। उसके बाद प्रोसीजर वाली बात लिखेंगे। Do it all, but can't promise that I'll stay, and that's a risk you take. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty, come give me your lo, 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 oh, 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 oh.
सर ये रैप क्या लिखा है? रैप इज योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है? आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करी है ना इसमें, यू जस्ट असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यस सर। तो इसका छोटा सा प्यारा सा नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दैट्स इट। रैप मींस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एवरीवन डन डनाडन डन डन सर। देखो बेटा क्या क्या होता है ना एनालिटिकल में, क्या होता है मुझे बताओ, इधर आओ। एनालिटिकल में क्या होगा आप सोचो थोड़ा। सर एनालिटिकल में ना हम चीजों की टेस्टिंग ऐसे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू नहीं करते। जैसे अगर मैं बोलता हूँ टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल में तो मैं डॉक्यूमेंट्स चेक करता हूँ कि ये जो परचेज एंटिटी ने दिखा रखी है इसको लेके इनवॉइस है कि नहीं, इसको लेके हमारे पास एग्रीमेंट है कि नहीं। बट कई बार ऐसा भी तो होता है कि हम इस साल की परचेजेस को पिछले साल से कंपेयर करते हैं और मैनेजमेंट से पूछते हैं परचेजेस बढ़ क्यों गई, ये जो परचेजेस पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज्यादा हो गई हैं ये क्यों हो गई हैं। हाँ सर ये सब भी करते हैं। ये कौन सा प्रोसीजर आएगा आप मुझे बता दो। क्या मैं एंटिटी का प्रोसेस चेक कर रहा हूँ? नहीं सर प्रोसेस तो आप चेक नहीं कर रहे, इसमें प्रोसेस थोड़ी, आप अमाउंट चेक कर रहे हो। इस बार की अमाउंट को पिछले बार से कंपेयर कर रहे हो, तो ये जो मैं चेक कर रहा हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ सर? आप अपना दिमाग लगा रहे हो। इसी को कहते हैं एनालिसिस बाय द ऑडिटर और इसी को कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। तो यही सिंपल सी बात समझनी है, या तो आप एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो रुपया को चेक करने के लिए, या आप एक लेवल आगे जाके दिमाग लगा सकते हो कि यार ये परचेजेस जनवरी में इतनी थी, फरवरी में इतनी क्यों हो गई, फरवरी में इतनी है, मार्च में कम क्यों हो गई, मार्च में इतनी है, अप्रैल में ज्यादा क्यों हो गई। कई बच्चे जो ऑडिट कर रहे हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सब करना पड़ता है। मुझे भी पहले कई बार एज आर्टिकल लगता था यार ये पागल है क्या, चुपचाप परचेजेस के सैंपल निकालो और इसके डॉक्यूमेंट्स की टेस्टिंग करो। ये मंथ ऑन मंथ ऊपर नीचे का एनालिसिस बनाने की क्या जरूरत है, और ये परचेजेस को इस साल को पिछले साल से कंपेयर करने की क्या जरूरत है। वो साल अलग था ये साल अलग है, बट नहीं, कई बार ये एनालिसिस करके ऐसी बातें पता चलती है जो पहले पता ही नहीं होती एज ऑडिटर। तो इसीलिए एनालिटिकल करना जरूरी है, और मैं आपको एक बात बताऊं ना, एनालिटिकल प्रोसीजर पे हमारे पास एक पूरा स्टैंडर्ड है ऐसे 520, तो वहां पे भी हम इस चीज को डिटेल में कवर करके चलेंगे। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ना कुछ ऐसे बेसिक्स है जो मुझे लगता है आप इंटर से अब फाइनल में आए हो, तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता रहेंगी तो आपको ऑडिट पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे बता दो क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? जस्ट गिव मी अ क्विक डन 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 इन द चैट बॉक्स। तो फिर मैं आपको अगली एक छोटी सी प्यारी सी चीज और पढ़ाता हूं, एक मजेदार बात और पढ़ाऊंगा मैं। जल्दी से आ जाओ जी मेरे साथ। सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ। एज अ ऑडिटर हमारा काम क्या है सर? ऐसा कहा जाता है दैट यू शुड रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। ओ, ये कहता है आप अपनी ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करो टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। क्या सर इसका ये मतलब है जो ऑडिट रिस्क है ये कभी जीरो नहीं हो सकती? क्या इसका ये मतलब है कि ऑडिट रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकती? आंसर इज यस, आप कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों जीरो नहीं कर सकते? क्योंकि देयर आर आइला, कल ही हमने क्लास में पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग होती है। इन्हीं की वजह से हम क्या कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं हम? अपनी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, तो मेन फोकस यही है टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। तो हमको एक बात तो पता चल गई कि हमें अपनी ऑडिट रिस्क को कम से कम रखना है। अब ऑडिट रिस्क की इक्वेशन क्या थी सर? बड़ी सिंपल थी, इट वॉज रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क।
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, तुम्हारे साथ थोड़ी मैथ्स खेलूंगा, मजा आएगा, बहुत बेसिक मैथ्स है। अगर एंटिटी की रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो मैथ्स की इक्वेशन के हिसाब से बताओ, मुझे अपनी ऑडिट रिस्क कम रखनी है, मुझे अपनी ऑडिट रिस्क कम रखनी है। तो अगर एंटिटी का रोमम ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क का क्या करूं? सर डिटेक्शन रिस्क भी कम कर दो। आपको कहीं ना कहीं डिटेक्शन रिस्क कम रखनी पड़ेगी। अब डिटेक्शन रिस्क अगर कम करनी है तो क्या मैं बोल दूं मुझे ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी? क्या मैं बोल दूं मुझे ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा सैंपल इकट्ठे करने पड़ेंगे? आंसर इज यस। तो क्या एक बात बताओ, जब मैं ज्यादा टेस्टिंग करूंगा तो मुझे ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा? हां, यानी क्या आप यह कहना चाह रहे हो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस विल इंक्रीज? यस सर। अगर टेस्टिंग बढ़ाओगे तो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस बढ़ जाएगी। कल आपने क्या मुझे यही बताया था? कल क्या आपने मुझे यही बताया था कि क्वांटिटी ऑफ एविडेंस डिपेंड्स ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? क्वांटिटी ऑफ एविडेंस डिपेंड्स ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हां सर। देखो, तुमको पता नहीं था बट तुम जवाब सही दे रहे थे। तुमको पता नहीं था कि तुम जवाब क्यों दे रहे हो, बट तुम जवाब सही दे रहे थे। तभी मैंने भी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया था, मैंने कहा ठीक है, खुद ही सही जवाब दे रहे तो समझाने का कोई फायदा नहीं है। बट क्योंकि आज हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, तुम इस वजह से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सर हमको डिटेक्शन रिस्क कम करनी है तो टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, एंड टेस्टिंग बढ़ाएंगे तभी क्वांटिटी ऑफ एविडेंस बढ़ेगी। कितने बच्चों को फील आ गई, जल्दी से बताओ। आर यू पीपल गेटिंग द फील ऑफ ऑडिट और नॉट? गेटिंग द इंटरेस्ट और नॉट? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। ऑसम, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, यही बात है। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ नोट्स में। नाउ लेट्स मूव टू द नोट्स एंड देखते हैं सर क्या क्या रह गया। मैं आपको अभी भी बोलता हूं, ये जो आपकी पहली 2-3 क्लासेस हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास। इन क्लासेस में आप जितने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रख के चलोगे, जितना खुले दिमाग से आगे बढ़ते रहोगे, चीजों को समझते रहोगे, उतना आपको ऑडिट की फील समझ आती रहेगी। यस सर। इतनी खुशी। सारे बच्चे आ जाओ। सबसे पहले सर एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा। ऐसे 200, सर ये ऐसे 200 क्या है? मैंने कहा ये 200 नहीं है, ओ है। ये 00 नहीं, ये क्या है? ओ का क्या मतलब है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। हमको तो सर ये पता ही नहीं लगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसका? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा? जब आप अपना ऑडिट कंडक्ट करोगे एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है सर। कल हमने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा था सर? एक ही बात पढ़ी थी, हमको चाहिए आरए। बोलो मुझे मेरे साथ, हमको चाहिए आरए। आरए का क्या मतलब है? रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस किसको लेके? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट नहीं है। सर मिस स्टेटमेंट नहीं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है सर। अगर आपको ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, इसको लेके रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाती है, तो क्या करोगे सर? फिर हम अपना ओपिनियन देंगे कि क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो जैसे बनने चाहिए थे वैसे ही बने हैं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो वी विल गिव आवर ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। अच्छा, ओपिनियन घर ले जाओगे या रिपोर्ट करके जाओगे? सर रिपोर्ट करके जाएंगे। कहीं ना कहीं वी हैव टू रिपोर्ट ऑल्सो। तीसरी चीज जो इसका पार्ट बन जाती है वो ये है, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट अ 3-स्टेप प्रोसेस। ये 3-स्टेप प्रोसेस क्या है? आरए, ओपिनियन, रिपोर्टिंग। बोलो मेरे साथ, आरए, ओपिनियन, रिपोर्टिंग। एक और बार, आरए, ओपिनियन, रिपोर्टिंग। आरए किसको लेके? कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो जैसे बनने चाहिए थे वैसे ही बने हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। एंड फिर हम अपना ओपिनियन कम्युनिकेट कर देंगे, रिपोर्ट इशू कर देंगे। अब सर कल मैंने आपको एफआरएफ की एक डेफिनेशन सिखाई थी कि इट इज एप्लीकेबल,
कहीं ना कहीं ये एंटिटी अडॉप्ट तो कर ही रही है, प्लस इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबिलिटी पे जो डिटेल डिस्कशन है हम ब्रेक के बाद करेंगे जब हम एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड उठाएंगे, ठीक है सर। अब ये दो फ्रेमवर्क दे रखे हैं, एक है फेयर प्रेजेंटेशन, एक है कंप्लायंस। ये फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होते हैं एक बार देखना बोर्ड पे, आप ही मुझे बताना कौन सा क्या होगा। क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं, आप सोचते हो अच्छा सर बता रहे हैं क्या है, आप खुद ही बता देना। मुझे लगता है आप लोग इतने समझदार हो गए हो कि आप ही खुद ही बता दोगे, ठीक है सर। मैं आपको दो एफआरएफ बताऊंगा, आप बोलना कौन सा फेयर प्रेजेंटेशन होगा, कौन सा कंप्लायंस होगा, ठीक है सर। एक एफआरएफ कहता है आंख बंद करके, सर ऐसा तो कहीं नहीं कहता, आप ही कह रहे हो ये, अरे सच में कहता है। ये कहता है आंख बंद करके चुपचाप, सर ये भी आप ही की लाइन है, ये एफआरएफ की नहीं है, मैं कह रहा हूं उसी की है, तुम समझते नहीं हो। ये कहता है आंख बंद करके चुपचाप क्या करो, कंप्लाई करो, चुपचाप कंप्लाई करो एफआरएफ से। फेयर प्रेजेंटेशन गई भाड़ में, फेयर प्रेजेंटेशन गई भाड़ में, तुमने बस कंप्लाई करके चलना है। मैंने कहा वेरी गुड। एक और एफआरएफ है, वो कहता है कंप्लाई तो करो, ये कहता है कंप्लाई तो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको लगता है इट इज नीडेड तो क्या कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं कोई एडिशनल बातें डाल सकते हो। प्लस एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में, एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में सर क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में आप कहीं ना कहीं चीजों को माइनस भी कर सकते हो। यानी यू कैन ऑल्सो डिपार्ट मतलब छोड़ना, डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एफआरएफ। इफ रिक्वायर्ड यू कैन ऑल्सो डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआरएफ। एंड ये सब किसके लिए सर, ये सब फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए, ये सब फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए। अब बताओ कौन सा फेयर प्रेजेंटेशन है, कौन सा कंप्लायंस, ए और बी, जल्दी से बताओ कौन सा क्या होगा। बड़ा ही टफ सवाल है ये, इतना मुश्किल सवाल है कि यूपीएससी के बच्चे भी नहीं पास कर पाए, पर मुझे पता है तुम लोग कर लोगे। बता दो जरा। ए है कंप्लायंस, बी है फेयर प्रेजेंटेशन। ए है कंप्लायंस, बी है फेयर प्रेजेंटेशन। तुमको कैसे पता लगा, तुमको कैसे पता लगा? सर यहां लिखा था कंप्लाई, फेयर प्रेजेंटेशन गई भाड़ में, और यहां लिखा ही है फेयर प्रेजेंटेशन। ओ आदि, यू आर सो स्मार्ट। अब देखो सर नोट्स में क्या लिखा है, यही चीज लिखी है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है सर? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहता है कंप्लाई तो करना चाहिए, ये कहता है कंप्लाई तो करना चाहिए, बट फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए कई बार आप एक लेवल आगे जा सकते हो। कई बार यू कैन फाइंड नेसेसरी टू प्रोवाइड द डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ, मतलब आप एडिशनल चीजें डिस्क्लोज कर सकते हो। प्लस ये कहता है कई बार इट मे बी नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ, मतलब कुछ चीजों को आप हटा भी सकते हो, बट याद रहे हमेशा नहीं, हमेशा आपने ये हरकत नहीं करनी। सर कब करनी है? एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस, एकदम एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस में डिपार्चर होना चाहिए, ठीक है सर। तो फेयर प्रेजेंटेशन बस सिंपल सी बात कहते हैं कंप्लाई तो करो, बट अगर जरूरत पड़ी तो कुछ एडिशनल, और जरूरत पड़ी तो कुछ डिपार्चर। बोलो मेरे साथ, जरूरत पड़ी तो डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड, एंड जरूरत पड़ी तो डिपार्चर कर सकते हो। अच्छा डिपार्चर हमेशा कर सकते हैं? नहीं सर, डिपार्चर ओनली एंड ओनली इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस। और ऐसा कभी कुछ होगा नहीं कि एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस में आपको डिपार्ट करना पड़े, हमेशा चीजें पूरी की पूरी डिस्क्लोज होंगी। अब सर कंप्लायंस क्या कहता है? ये कहता है चुपचाप कंप्लाई करो, चुपचाप कंप्लाई करो, ऊपर नीचे करने की जरूरत ही नहीं है। यानी इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द एफआरएफ बट doesn't contain the acknowledgement in 1 or 2 above। सर 1 और 2 में क्या लिखा था? 1 में लिखा था कुछ एडिशनल, 2 में लिखा था कुछ माइनस। तो ये कहता है प्लस और माइनस भाड़ में गए, प्लस और माइनस भाड़ में गए, बस आप चुपचाप कंप्लाई करके चलो। तो इसमें कुछ दिक्कत थी? नहीं सर, इजी टॉपिक। यस सर। मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ी मुझे मजेदार लगती है। इट इज अ डिफरेंस। डिफरेंस किसमें? व्हाट इज रिपोर्टेड
एंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एफआरएफ। वो 4 मैजिकल लेटर्स क्या थे मैं भूल गया, वो 4 मैजिकल लेटर्स क्या थे मैं भूल गया सर। वो 4 मैजिकल लेटर्स थे ACPD। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, ACPD, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे TCWG पे। एवरीवन कम टू TCWG एंड टाइप इन द चैट बॉक्स रेडी। आ जाओ मेरे साथ। अब सर ये TCWG कौन है, मैं बताता हूं तुमको। ये है मैनेजमेंट, एंड यहां पे ना एक है बॉडी, यहां पे एक बॉडी है जो नजर रखती है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ये देख रही है कि एंटिटी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। सर एंटिटी के डायरेक्शन को देख रही है, यानी आप ऐसा कह सकते हो इट इज ओवरसीइंग, इट इज ओवरसीइंग सर, ओवरसीइंग व्हाट? स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। ओ, कि हमारी एंटिटी किस दिशा जा रही है, हमारी एंटिटी किस दिशा जा रही है, ये उस दिशा को ओवरसी करती है। सर ये बॉडी कौन है? इसी का नाम है TCWG, इसी का नाम है TCWG। कभी आपको ये ऑडिट कमिटी के नाम से मिलेगी, ओ, कभी आपको ये CEO के नाम से मिलेगी, कभी आपको ये CFO के नाम से मिलेगी, कभी आपको ये की मैनेजेरियल पर्सन करके मिलेगी। कोई भी इनके नाम हो सकते हैं, अलग अलग नाम है, बट काम एक ही है। ऊपर बैठ के देखो नीचे वाले तमीज से काम कर रहे हैं कि नहीं, ऊपर बैठ के देखो नीचे वाले तमीज से काम कर रहे हैं कि नहीं, यानी इट इज ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। तो इसका काम यही है। इट कैन बी अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी। प्लस अगर एंटिटी में कोई दिक्कत हुई, अगर एंटिटी में कोई दिक्कत हुई तो अकाउंटेबल कौन है, किसका गला पकड़ेंगे? सर TCWG का गला पकड़ेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं ना ऑडिट में इसकी क्या रेलिवेंस है, मैंने कहा बड़ा सिंपल काम है। ऑडिट में इसकी रेलिवेंस बस इतनी रहती है कि जब भी मैनेजमेंट परेशान करता है, जब भी मैनेजमेंट परेशान करता है, इंटर में आपने ये देखा होगा, हम किसकी राह जाते हैं? जल्दी से बता दो, आप किसके पास जाते हो जब भी मैनेजमेंट परेशान करता है? बस इतनी रेलिवेंस है, हर आंसर में यही होना है। जहां मैनेजमेंट तुमको परेशान करोगे तुम इनका दरवाजा खटखटाओगे। ये कौन है? सर वही जिनकी बात आप कर रहे हो, TCWG। आप TCWG का दरवाजा खटखटाओगे और बोलोगे मैनेजमेंट परेशान कर रहा है, दैट्स इट। और इनका कोई कर्तव्य नहीं है, कोई काम नहीं है, खत्म कहानी। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ, ऑडिट रिस्क हो गया। ये चीज मैंने पढ़ा दी थी क्या, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस? हाँ सर, ये आपने पढ़ा दी थी, ये भी हम कर चुके। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग हम कर चुके। अरे चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं सर, प्रोफेशनल जजमेंट बाकी है। सारे बच्चे प्रोफेशनल जजमेंट पे आओ, चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। आ जाओ मेरे साथ, कम ऑन एवरीवन, कम टू प्रोफेशनल जजमेंट। आ जाओ। रेडी है सर? अब एक बात समझना, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने जो इनहेरेंट रिस्क निकाली कैसे निकाली? मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। जो आपने कंट्रोल रिस्क असेस करी वो कैसे निकाली? मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। जो आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाली, ठीक है सर। जो आपने डिटेक्शन रिस्क निकाली, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। यानी ऑडिट में कई चीजों पे मैं ऐसा बोलूंगा ये मेरी जजमेंट थी, जैसे मटीरियलिटी। अब ये मटीरियलिटी कोई सही और गलत थोड़ी होती है, ये मेरा अनुमान है कि यूजर को किससे फर्क पड़ता है। मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है? ऐसी मिसस्टेटमेंट जिसका मुझे लगता है यूजर को फर्क पड़ेगा। अब यूजर ने मेरे कान में आके थोड़ी बताया है शुभम सर मुझे इतनी अमाउंट से फर्क पड़ता है, हाँ, और मैं एक एक यूजर से पूछ भी नहीं सकता। तो ये क्या है? मेरी जजमेंट है। बट दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ये जजमेंट एक 12th क्लास का बच्चा बना सकता है? क्या कोई 12th पास बच्चा ये जजमेंट बना सकता है? नहीं सर। इसके लिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम दिया,
इसके लिए मैंने आर्टिकलशिप करी। तो क्या मैं बोल दूं मेरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जजमेंट बनाता हूं? हां, आप सर अपनी नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बेस पे जो डिसीजन लेते हो उसी को प्रोफेशनल जजमेंट बोलते हैं। तो कल को उठ के कोई 10वीं पास 12वीं पास का बच्चा आके बोले मैंने मटीरियलिटी निकाली, क्या वो प्रोफेशनल जजमेंट है? नहीं सर। ना तो उसके पास नॉलेज है, ना उसके पास आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग है, ना उसके पास वो एक्सपीरियंस है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। तो ये कहता है जब आप इन तीन चीजों को इस्तेमाल करते हो, सीए फाइनल की नॉलेज को और सीए इंटर की भी, जब आप अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को इस्तेमाल करते हो, एंड लास्ट वाला क्या था? ओवरऑल एक्सपीरियंस को, इन तीनों को यूज करके जब आप डिसीजंस लेते हो उसी को प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। दैट इज नथिंग बट दैट इज योर प्रोफेशनल जजमेंट। तो देखो क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या मतलब है? आर्टिकलशिप। ओ, नॉलेज जो आपने सीए कोर्स में इकट्ठा करी एंड योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, जब आप इसको अप्लाई करते हो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, एथिकल स्टैंडर्ड, ताकि आप प्रॉपर डिसीजंस ले पाओ इन योर ऑडिट एंगेजमेंट, इसी को प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। अब कई सारे बुद्धू बच्चे इन चीजों का रट्टा लगाते हैं। दिल पे हाथ रख के बताना, ये नॉर्मल बात नहीं थी? वॉजेंट इट अ वेरी नॉर्मल बात? हाँ सर, हमने तो यही चीज करी है, हमने आर्टिकलशिप करी है, सीए का एग्जाम निकालेंगे तो नॉलेज और ट्रेनिंग हो गई और उसके बेस पे डिसीजन ले रहे हैं, इसी को प्रोफेशनल जजमेंट बोलते हैं। यही स्मार्टनेस आपको सिखाने के लिए बैठा हूं मैं, और यही स्मार्टनेस आपने लेके जानी है, ठीक है? तभी वसूली होगी क्लास की। अब सारे बच्चे बताओ सर ये जजमेंट कहां लगती है? मैंने तो बता ही दिया, मटीरियलिटी बोल दो, ऑडिट रिस्क बोल दो, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। अच्छा, ये 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा ये तीनों पॉइंट्स का कोई रिलेशन है क्या? ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस और कंक्लूजन, बता दो जल्दी से। ये तीनों पॉइंट का मैंने कोई रिलेशन बताया था क्या कल? सोचो जरा सोचो, मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, तीनों पॉइंट्स का रिलेशन बता दो। रेलिवेंस, रेलिवेंस की बात नहीं की थी, एक जगह इन तीनों को मैं साथ लेके आया था। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड अनुश्री, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड कीर्ति, हरिता, मोटा माटी, तीनों ने सही बताया। दीपा, क्या बात है सर, यही तो ऑडिट की साइकिल थी, यही तो ऑडिट की साइकिल थी। हम प्रोसीजर परफॉर्म करते तो एविडेंस मिलता है, एविडेंस मिलता है तो कंक्लूजन। तो क्या मैं बोल दूं इन्हीं तीनों में पूरा ऑडिट कवर हो गया? इन्हीं तीनों में मैंने पूरा ऑडिट कवर कर दिया? आंसर इज यस, आपने इन्हीं तीनों में पूरा ऑडिट कवर कर दिया। तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में मटीरियलिटी और रिस्क असेसमेंट में ये लगता है, उसके बाद जो पूरे ऑडिट की 3 स्टेज की साइकिल है, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस और कंक्लूजन, इसमें भी लगता है। एंड लास्ट पॉइंट इज, जहां मैनेजमेंट की जजमेंट वहां हमारी जजमेंट, जहां मैनेजमेंट की जजमेंट वहां हमारी जजमेंट। यानी जब भी आपको मैनेजमेंट की जजमेंट को चेक करना है तो आपकी भी जजमेंट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैनेजमेंट का अकाउंटिंग एस्टीमेट चेक करना है। आई वॉन्ट टू चेक कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाया है ठीक है कि नहीं, तो इसमें मेरी जजमेंट लगेगी। मुझे चेक करना है कि जो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करी ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं, इसमें भी मेरी जजमेंट लगेगी। जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिए वो डिस्क्लोजर्स इनफ है या नहीं, वो डिस्क्लोजर्स इनफ है या नहीं, इसमें भी क्या लगेगी, इसमें भी मेरी जजमेंट लगेगी। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, बस स्टार्टिंग में आपका मटीरियलिटी और रिस्क आ गया, फिर पूरा ऑडिट आ गया, यानी प्रोसीजर्स, एविडेंस, कंक्लूजन। कम ऑन, प्रोसीजर्स, एविडेंस, कंक्लूजन, एंड लास्ट में जहां मैनेजमेंट की जजमेंट वहां हमारी जजमेंट, जहां मैनेजमेंट की जजमेंट वहां हमारी जजमेंट। मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, ये कितना बड़ा टॉपिक था? सर ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक था, बट एक बात बताओ, जब आपने इस टॉपिक को फील में किया, क्या ये बड़ा लगा या नहीं लगा? कितनी देर लगी होगी हमको ये करने में? सर 3 से 4 मिनट। क्या 3 से 4 मिनट में इतने बड़े टॉपिक पे आपको कंफर्ट आया या नहीं आया? प्लीज टेल मी द आंसर, यस और नो।
इसी हल्केपन के साथ ऑडिट पढ़ना है, इसी हल्काई के साथ ऑडिट पढ़ना है, एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। वेरी गुड अजीम, कीर्ति, रीमा, ऋषिका, अनुश्री, अर्शिया, बहुत बढ़िया। अच्छा अर्शिया बहुत बढ़िया। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक। सारे बच्चे आ जाओ और अपने चेहरों पे ले आओ एक प्यार भरी मुस्कान, बिकॉज इसके बाद हम ब्रेक पे चलेंगे, इसके बाद हम एक प्यार भरे ब्रेक पे चलेंगे। सारे बच्चे रेडी हो जाओ। सर अगला टॉपिक क्या है सर? इसका नाम है प्रीमाइस। प्रीमाइस यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड TCWG। सर प्रीमाइस क्या होता है? प्रीमाइस आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई ये बुनियाद है, ये बुनियाद है, ये नींव है, इसी के ऊपर ऑडिट हो रहा है। तो सर बताओ नींव क्या होगी? आपको क्या लगता है मैनेजमेंट की सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जिसके बिना ऑडिट हो ही नहीं सकता? सोच सकते हो आप? क्या लगता है मैनेजमेंट की कैसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके बिना तो सर ऑडिट पॉसिबल ही नहीं है? मतलब अगर ये ना होना तो हम ऑडिट कर ही नहीं सकते। बताओ क्या है वो? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं होंगे तो ऑडिट किसका करोगे बाबू? किसका ऑडिट करोगे? सर हमको क्या पता, हमको क्या पता कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं है तो ऑडिट पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजमेंट की सर वो क्या है? वो है आपकी PPFS। PPFS का क्या मतलब होता है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF। यानी जैसा FRF चाहता है चुपचाप वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। यानी ये कहता है सर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें तो बहुत सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होनी चाहिए। नहीं सर, इनके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताओ इसके लिए ये लोग क्या लगाते हैं? सर इसी के लिए इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं, इसी के लिए इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं। तो जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं इनके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, दे शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसके लिए क्या करेंगे? इंटरनल कंट्रोल्स लगाएंगे। अब इंटरनल कंट्रोल्स को ऐसे लगा नहीं दिया जाता, पहले डिजाइन किया जाता है प्रोसेस को। डिजाइन करने के बाद प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जाता है, इंप्लीमेंट करने के बाद मेंटेन करना भी जरूरी है। कई बार आपके घर में वो होती होगी पुताई। डू यू पीपल अंडरस्टैंड पुताई? ये थोड़ा देसी टर्म है जो मेरे घर में यूज होता है, तो मैं तुमसे पूछता हूं कितने बच्चों के घर में पुताई होती है? बताना जरा। कहेंगे कैसा देसी टीचर पकड़ के लाए हम ऑडिट के लिए। दीपा ने कहा हाँ सर पुताई मैंने सुना है। कितने बच्चों ने पुताई वर्ड सुना है? जल्दी से बताओ। हाँ क्या बात है, व्हाइट वॉश। ये आए ना जेनजी वाले बच्चे, व्हाइट वॉश बोल दो, पेंटिंग बोल दो, कह रहे पुताई नहीं होती पिटाई होती है। नलायक। पिटाई की बात नहीं कर रहा, पुताई की बात कर रहा हूं। कुटाई होती है। हाँ तुम जैसों की होनी भी चाहिए, थोड़ी थोड़ी स्वाद अनुसार पिटाई कुटाई सब होनी चाहिए तुम्हारी। इधर आओ, इधर देखो। पुताई का मतलब होता है कि जो आपने घर बनाया, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा प्यार का, जो आपने बनाया ना आशियाना। हाँ तो जो आपने आशियाना बनाया वो आशियाना कैसे बनाया होगा? सर एक आर्किटेक्ट आया होगा, उसने आशियाने को डिजाइन किया होगा। हाँ फिर सारे के सारे लोग मिले, उन्होंने ईंट से ईंट लगाई और आशियाना बनके तैयार। अब जो आशियाना बनके तैयार हुआ उसको मेंटेन करोगे नहीं करोगे? करेंगे सर। इसी के लिए पुताई कराना जरूरी होता है। यानी व्हाइट वॉशिंग इज ऑल्सो जरूरी सो दैट यू कैन मेंटेन इट। ठीक है, तो यही आपने 3 बात ध्यान रखनी है सर। क्या? डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन। ऐसी मैनेजमेंट क्या करती है? प्रोसेसेस को पहले डिजाइन करती है, फिर इंप्लीमेंट करती है, मेंटेन करती है। मैं इसको प्यार से बोलता हूं डिम ऑफ आईसी। मैं सीधा सीधा बोल देता हूं डिम ऑफ आईसी। बार बार कौन बोलेगा डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन? हट, सीधा बोलो डिम ऑफ आईसी। यानी डिम ऑफ आईसी ताकि इंटरनल कंट्रोल्स लगा सके, ताकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। अब सिंपल बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो गए। अब कौन आएगा? अब ऑडिटर आएगा। ऑडिटर को क्या चाहिए? सर ऑडिटर है हमारा शक्ति कपूर। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, ऑडिटर है हमारा शक्ति कपूर। इसको चाहिए आऊ। सर आऊ का क्या मतलब है? आऊ का मतलब है ए फॉर ऑल इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, सब एक ऑडिटर को चाहिए। ठीक है सर। अगले ए का क्या मतलब है? अगर इसको कुछ एडिशनल चाहिए तो वो भी देना पड़ेगा। तो पहले चाहिए ऑल इंफॉर्मेशन, दूसरा चाहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन। सर आपने कहा था आऊ। यू का क्या मतलब है? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस।
कई बार ये जो इंफॉर्मेशन होगी इसमें इसको डाउट्स आएंगे, जैसे आपको आते हैं, हाँ सर। तो जब अगर इसको डाउट आते हैं तो ये किसी से भी मैनेजमेंट में, एंटिटी में इंक्वायरी कर सकता है। तो ये कहता है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। ये क्या हुआ? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी फ्रॉम हुम, कोई भी बंदा जिसको लेके इसको लगता है इट इज नेसेसरी टू गेट द ऑडिट एविडेंस। तो बस आपने यही 3 बातें ध्यान रखनी है। जल्दी से बताओ क्या क्या। सबसे पहले सर किसके बिना ऑडिट नहीं हो सकता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, इसके लिए क्या करना है? डिम ऑफ आईसी। बोलो ना यार, तुम बोलते क्यों नहीं हो? बोलो डिम ऑफ आईसी। डिम का क्या मतलब था? डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन द इंटरनल कंट्रोल। ठीक है सर। एंड लास्ट में ऑडिटर को क्या चाहिए? आऊ। बोलो आऊ। आऊ का क्या मतलब है? ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। कम ऑन, ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। कई बार ये कहता है कि एज अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है। ठीक है सर। जब एक बार एफआरएफ पता चल गया तो उसके हिसाब से पीपीएफएस कर लो। जब एफआरएफ पता चल गया तो उस हिसाब से पीपीएफएस कर लो, यानी उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो। एंड लास्ट में सर क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ये लिखा होता है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई बार लिखा होता है कि ये हमने शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए? कई बार देखा होगा आपने, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होता है दीज हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 या इंड एस, जो भी है ये बात बतानी पड़ती है। तो ये 3 बातें भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बन जाती है। बस आपने समझ के चलनी है कि एफआरएफ को आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और इसके बारे में यूजर्स को बता दो। एंड आखिरी में कहता है 2 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं सर। कौन कौन से? एक जो सबके लिए बने हैं सर, सबके लिए बने यानी दे आर टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर। इनको बोलते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्हीं की बात करूंगा मैं। जो आपका ऑडिट का सिलेबस है उसमें आप ये मान के चलो स्टैंडर्ड्स में 85% फोकस तो इन्हीं पे रहने वाला है। ओ सर, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, 85 भी गलत बोल दिया भाई मैंने, 95% फोकस इसी पे रहेगा। ठीक है सर। इसके अलावा एक और छोटी सी सीरीज, छोटा ऐसे जिसका नाम है ऐसे 800, वहां मैं आपको बताऊंगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो अभी इन एरियाज में आपने कुछ नहीं करना, बस इतना समझना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं सर, वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं बना रहे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बना रहे, हम सबके लिए बना रहे हैं। सबके लिए मतलब वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, सबके लिए कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स के लिए बना रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसका पार्ट बनेगा? जनरल पर्पस का। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन ले रखा है, आपका कोई लेंडर है, उस लेंडर ने कहा कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आपका किसी एंटिटी के साथ मर्जर और एक्विजिशन होने वाला है और जो एंटिटी आपको एक्वायर कर रही है वो कह रही है हमारे हिसाब से बना के दो, तो अगर आप उसकी नीड्स को मीट करते हुए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो वो ऐसे 800 में आते हैं। अभी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही बाद में चीज आएगी। अभी बस आपको ये समझना है कि हाँ ऐसी 2 चीजें होती हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि ऐसी 2 चीजें होती हैं। एंड यहां हमारा ऐसे 200 खत्म हो जाता है। यहां हमारा ऐसे 200 और यू कैन से द बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग गेट्स डन। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी, यहीं तक मुझे आपको बातें समझानी थी। अब हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद एक छोटा सा स्टैंडर्ड है जो आपने इंटर में पढ़ रखा है, वो मैं आपको फाइनल में वापस कवर करा दूंगा। ठीक है, एंड दैट इज योर ऐसे 210। सो आफ्टर अ ब्रेक लेट्स कनेक्ट एंड लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। एंजॉय द ब्रेक।